Good morning, dear students. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर थर्ड ईयर ज्योग्राफी के बच्चों का स्वागत है। आज हम भारत का अपवाह तंत्र जो कल हमने स्टार्ट किया था उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। कल हमने जो पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें हमने सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो थी उनके बारे में हमने चर्चा करी। सिंधु की सहायक नदियों में मुख्यतः झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियों का हमने उनके उद्गम और वो कहाँ किस तरीके से सिंधु नदी से पुनः मिलती है उसके बारे में चर्चा करी थी। आज हम देखेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, जो आपका अभी हम जो हिमालय जो रेंज है, हिमालयी अपवाह तंत्र है, जो उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला जो था वो सिंधु नदी तंत्र था और दूसरा अब हमारा आज का जो तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र की शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी का जो उद्गम है वो देवप्रयाग माना जाता है। देवप्रयाग यहाँ पर है, ये उत्तराखंड में, जो आपका उत्तराखंड में विशेष करके ऊपरी उत्तराखंड वाला हिस्सा है, जिसमें आपके दो नदियां यहाँ पर मिल रही हैं। भागीरथी नदी यहाँ से राइट हैंड से आती, लेफ्ट हैंड से आती है और दूसरी आपकी अलकनंदा नदी आती है। भागीरथी जिसका जो उद्गम है वो गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहां से माना गया है। इस गंगोत्री ग्लेशियर जो कि जो तिब्बत है, उस तिब्बत से इसकी दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। यहाँ से ये ग्लेशियर है जो जिसकी लंबाई जिसकी विड्थ है वो 10 से 15 किलोमीटर है और जो लंबाई है वो 35 किलोमीटर इस ग्लेशियर की लंबाई है। यहाँ से भागीरथी का नदी का उद्गम होता है और भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में आके मिलती है और यहाँ से हमारा गंगा का उद्गम है वो होता है। आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हो, इधर से आपकी राइट हैंड साइड से अलकनंदा नदी आके मिलती है और लेफ्ट हैंड साइड से आपकी भगीरथी मिलके आती है और दोनों नदियों का संगम का कहलाता है आपका देवप्रयाग। और इसी देवप्रयाग से हमारे गंगा नदी का उद्गम है वो होता है। यहाँ पर हमने जो बात करी थी अभी वो किसकी करी थी, जो हमारा ये जो भागीरथी है उसकी बात करी थी। इसी के समकक्ष जो अलकनंदा रिवर है उसका भी उद्भव होता है। अलकनंदा का जो उत्पत्ति है वो दो ग्लेशियर, एक तो है सतोपंत ग्लेशियर और दूसरा है भागीरथी ग्लेशियर, इन दोनों ग्लेशियर से उत्पत्ति होती है इसकी। और मन्ना जो विलेज है इसके पास ये दोनों ग्लेशियर मिलते हैं और यहाँ से ये नदी अलकनंदा कहलाती है। अलकनंदा जो पहले आपकी पूर्व की तरफ फ्लो करती है और उसके बाद नीचे ये बद्रीनाथ में आके नीचे यहाँ पर बद्रीनाथ जो आपका धाम है, 4 धाम, उस बद्रीनाथ में यहाँ पर ये आती है। और बद्रीनाथ के थोड़ा से आगे 10-15 किलोमीटर की आगे सबसे पहला जो प्रयाग आता है वो विष्णु प्रयाग आता है, जहाँ पर अलकनंदा नदी और धौली गंगा इन नदियों दोनों नदियों का यहाँ पर मिलन होता है। जो दूसरा हमारा जो प्रयाग है, जो 5 प्रयाग है उसमें से दूसरा प्रयाग है अलकनंदा और धौली गंगा का। जो धौली गंगा रिवर है उसका उद्गम जो स्थल है वो नंदा देवी नेशनल पार्क से यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। ये आपका धौली गंगा है और यहाँ ऊपर से हमारी अलकनंदा, इन दोनों के संगम को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। ये फिर नदी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और उसके बाद इसका जो समायोजन होता है वो होता है नंद प्रयाग से। नंद प्रयाग में वापस दो नदियां मिलती हैं, अलकनंदा और नंदाकिनी। नंदाकिनी का जो उद्गम है वो आपका थोड़ा सा नीचे की साइड है। इसी पैरेलल में यहाँ पर ये दूसरा जो तीसरा जो हमारा प्रयाग बनता है, प्रयाग यानी कि दो नदियों का संगम। फिर आगे ये नदी बढ़ती है और यहाँ पर इसका जो संगम होता है वो कर्ण प्रयाग संगम में पुनः अलकनंदा और पिंडार दो नदियां मिलती हैं। और उसके बाद आपका जो पांचवा
पांचवा संगम है वो रुद्रप्रयाग संगम, जहां पर मंदाकिनी, जो कि मंदाकिनी आपकी केदारनाथ से इसकी उत्पत्ति होती है, केदारनाथ और अलकनंदा फिर यहाँ पर मिलती है, ये कहलाता है हमारा रुद्रप्रयाग। और इस तरीके से अलकनंदा नदी 4 अन्य नदियों से, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी से मिलने के पश्चात ये भागीरथी से मिलती है और यहाँ पर देवप्रयाग में आके गंगा नदी के नाम से यह जानी जाती है। जब भागीरथी आपकी भागीरथी नदी पर टेहरी डैम बना हुआ है उत्तराखंड में, ये सबसे ऊंचा डैम है, जल विद्युत परियोजना के दृष्टिकोण से इसका निर्माण है वो किया गया है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं जो आपकी गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर जो है वो यहाँ पर आपका थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगी। रुद्रप्रयाग में मिलने के बाद ये नदी जो है देवप्रयाग में मिलने के बाद नदी आपकी गंगा के नाम से जानी जाती है और उसके पश्चात ये सदर्न डायरेक्शन में बहती है और यहाँ पर ऋषिकेश में बहती हुई ये आगे आपका जो ऋषिकेश के पश्चात हरिद्वार में आके यानी कि 20-25 किलोमीटर का रास्ता तय करती है ये ऋषिकेश से लगा के हरिद्वार। और इसके बीच ये अपना जो शिवालिक हिल रेंज है, देखिए ये जो पार्ट था सारा केदारनाथ बद्रीनाथ, ये हमारा ग्रेटर हिमालय वाला पार्ट था जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। तो यहाँ पर ये शिवालिक हिल्स को क्रॉस करती है यह नदी और क्रॉस करते समय यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क बना हुआ है, उस नेशनल पार्क से होके बहती हुई ये हरिद्वार जो हर की पीढ़ी के नाम से जानी जाती है, यहाँ गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके पश्चात ये पुनः साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहती हुई आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मध्य बॉर्डर बनाती है कम से कम 15-20 किलोमीटर का। और उसके पश्चात इसका जो डायरेक्शन हो जाता है वो साउथ की तरफ हो जाता है और ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गंगा नदी प्रवेश करती है। उसके पश्चात आगे चलती हुई ये कानपुर तक आती है। कानपुर के पश्चात ये नदी है वो आपकी कानपुर में जैसे ही नदी आती है यहाँ से गंगा नदी आपकी ज्यादा प्रदूषित होना शुरू हो जाती है। गंगा नदी इसके बाद आपके धीरे धीरे इसका जो डायरेक्शन है वो साउथ से साउथ ईस्ट की तरफ होने लगता है कानपुर के पश्चात। अभी ये उत्तर प्रदेश राज्य में बहती हुई यहाँ पर आती है प्रयागराज पर। ये प्रयागराज जो है यहाँ पर त्रिवेणी संगम है जहाँ पर 3 नदियां आके मिलती हैं, एक हमारी गंगा नदी, दूसरी आपका नीचे से इसी के पैरेलल यमुना नदी आती है और तीसरी जो नदी आती है वो है हमारी सरस्वती नदी, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम कहा गया है। यहाँ पर 12 वर्ष के पश्चात और 6 वर्ष के पश्चात अर्धकुंभ और महाकुंभ का मेला लगता है, आप सभी जानते हैं ये वो त्रिवेणी संगम है। हालांकि गंगा और यमुना 2 नदियां प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई देती हैं पर सरस्वती अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर नहीं दिखाई देती है, पर फिर भी इसको त्रिवेणी संगम के नाम से भारत में जाना जाता है। इसके पश्चात ये नदी थोड़ा सा वापस साउथ में मिर्जापुर होते हुए आपकी वाराणसी के पश्चात गाजीपुर होते हुए हमारे वापस ये यूपी और बिहार के बॉर्डर पर लगभग 100 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है ये नदी यूपी और बिहार के मध्य। और उसके पश्चात बिहार के आरा जिले में ये प्रवेश करती है। आरा और छापरा 2 जिलों के मध्य ये बॉर्डर बनाती है बिहार के। और इस तरीके से जब बिहार में ये बहती है नदी तो बिहार की जो मुख्य राजधानी है बिहार राज्य की पटना और बेगूसराय होती हुई ये नदी है वो एक तरीके से जो बिहार राज्य है उसको बिहार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटने का काम करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और इस तरीके से आगे क्रम में बढ़ते हुए नदी प्रवेश करती है वापस आपका पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 3 बॉर्डर बनते हैं इस नदी के द्वारा, एक तो बिहार का, इस तरफ से झारखंड का और यहाँ से वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में ये राजमहल में प्रवेश करती है। राजमहल से प्रवेश
ने के पश्चात नदी का जो प्रवाह है वो पूर्ण रूप से दक्षिणी हो जाता है। और दक्षिणी होने के बाद ये नदी है वो फरक्का डैम, यहाँ पर जो फरक्का जो शहर है आपका वेस्ट बंगाल का फरक्का पर 1978 में इस जल को दो भागों में बांटने के लिए यहाँ पर डैम बनाया गया जिसको फरक्का डैम कहा जाता है। यहाँ पर आकर गंगा नदी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है दो शाखाओं में। एक नदी बांग्लादेश की तरफ जाती है जिसको बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, और दूसरी भागीरथी या हुगली के रूप में वेस्ट बंगाल पूरा क्रॉस करती हुई कोलकाता और लास्ट में हल्दिया तक आके ये आपका जो बंगाल की खाड़ी है, इसमें सागर आइलैंड के पास ये जो नदी है वो हमारी बंगाल की खाड़ी के अंदर मिल जाती है। तो इस तरीके से जो गंगा नदी है वो अपना उद्गम पर ये दो ट्रिब्यूटरी के रूप में मिलती है, दो सरिताओं के रूप में मिलती है, और जहाँ ये समुद्र में मिलने वाली होती है तब वापस इसकी दो पुनः शाखाएं हो जाती हैं इस रिवर की। तो एक रिवर आपकी पद्मा नदी के रूप में जो बांग्लादेश में जाती है और ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद ये मेघना के नाम से जानी जाती है, और आपका वेस्ट बंगाल में ये बहती है जिसका नाम हुगली या भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और हल्दिया जो बंदरगाह है हमारा कोलकाता का, वहां पर यह सागर आइलैंड के पास यहाँ द्वीप है, इसमें यह पर बंगाल की खाड़ी में है वो मिल जाती है। अब जो ये हमारी गंगा नदी है, इस गंगा नदी के एक तो राइट की तरफ आने वाली कई सारी सहायक नदियां हैं जो विशेष करके प्रायद्वीपीय भारत से आती हैं, और आपके लेफ्ट की तरफ से आने वाली जो गंगा नदी की नदियां हैं वो सारी हिमालय से आती हैं। तो हम आज इस गंगा नदी की सहायक नदियों में जो इसके राइट की तरफ से आके मिलने वाली जो नदियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो पहली और मुख्य सहायक नदी है वो है हमारी यमुना। आप सभी जानते हैं यमुना जो है वो गंगा नदी की ही पैरेलल नदी है। ये इसका उद्गम जो स्थान है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। जो गंगोत्री जो ग्लेशियर है उससे लगभग 40 से 45 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है। ये गंगोत्री गोमुख है, और यहाँ आपका यमुनोत्री है जिसको जमुना भी कहते हैं। धारसू में ये बहती हुई ये वेस्ट बंगाल उत्तराखंड में बहती हुई कालसी नामक स्थान पर आती है ये, और कालसी नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में कालसी नामक स्थान पर ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है, और फिर 30-35 किलोमीटर ये बॉर्डर बनाती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य। और उसके पश्चात आगे आपकी जो जिस तरीके से गंगा नदी यहाँ देवप्रयाग में मिलकर आगे शिवालिक जो रेंजेस हैं, ये शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी है, उसको क्रॉस करती है। उसी तरीके से जो यमुना रिवर है वो भी शिवालिक हिल्स को क्रॉस करती है और उसके पश्चात मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद ये नदी पुनः हिमालय उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने के बाद ये नदी 5 किलोमीटर तक पुनः इसके पश्चात हिमाचल और यूपी का बॉर्डर बनाती है, और उसके बाद वापस नीचे की तरफ बहना ये शुरू करती है दक्षिण दिशा की तरफ, और हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाती है ये नदी। और लगभग 200 किलोमीटर हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाने के बाद ये दिल्ली के मध्य से प्रवेश करती है। दिल्ली के मध्य आपका दिल्ली का जो पल्ला गांव है वहां प्रवेश करके ये दिल्ली को क्रॉस करते हुए आगे नोएडा वापस उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। वापस उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर बनाते हुए ये नदी है वो मथुरा आती है यूपी में। मथुरा में आने के बाद ये आगरा जाती है। आगरा जहां पर ताजमहल है वो इसके लेफ्ट में है।
आगे ये यमुना नदी बढ़ती हुई इटावा शहर के पास इस यमुना नदी में नीचे से जो राजस्थान से चंबल नदी आती है वो इस इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। इसके पश्चात फिर वापस थोड़ा सा 15 किलोमीटर आगे बहने के पश्चात ये नदी है वो इसमें फिर इसके साउथ डायरेक्शन से सिंध नदी आकर थोड़ी आगे और मिलती है। इसमें इटावा चंबल नदी के बाद सिंध नदी मिलती है। फिर आगे आपकी ये नदी 50-60 किलोमीटर बहने के बाद हमीरपुर के पास इसमें बेतवा नदी आके मिलती है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के पास। इसके पश्चात फिर थोड़ा सा आगे चिल्ला नामक स्थान पर यमुना में फिर कैन नदी आके बहती है जो कि आपकी मध्य प्रदेश से आती है। जो बेतवा है वो भी बेतवा भी मध्य प्रदेश से आती है। सिंध भी हमारी मध्य प्रदेश से आती है और जो चंबल नदी है वो राजस्थान से आके इसमें मिलती है। तो ये यमुना की सारी सहायक नदियां हैं और इस तरीके से यमुना नदी यूपी में बहने के बाद आपका वापस जो प्रयागराज है वहां पर आके ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो गंगा नदी के लगभग साथ में आपकी ये गंगा रिवर है और ये आपकी यमुना रिवर है, लगभग इसके पैरेलल बहती है। फिर भी ये पूरा यूपी क्रॉस करने के पश्चात प्रयागराज में आकर यहाँ पर आपके गंगा नदी से ये नदी है वो मिलती है। गंगा नदी के पश्चात जो तीसरा हम अभी गंगा नदी के जो अपवाह तंत्र है या गंगा नदी के राइट में आकर मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उसमें जो मुख्य नदियां हैं उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला देखा यमुना। अब हम देखेंगे दूसरी जो नदी है वो है सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम है, जब मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपको पढ़ाया था तब हमने जिक्र किया था अमरकंटक और मेघालय श्रेणी का, ठीक है। तो जो मेघालय श्रेणी है वहां से इस सोन नदी का उद्गम होता है। जो इसका जो हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ से इसकी उत्पत्ति होती है और ये साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है। पहले मतलब आपका इस अमरकंटक में जो मेघालय श्रेणी है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है, जो एक तरीके से आपका जो मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश जिला है, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य है। थोड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर ये नदी उद्भव होती है और नॉर्थ डायरेक्शन में बहने के बाद वापस ये वेस्ट डायरेक्शन में बह के वापस एमपी में एंटर होती है। और एमपी का जो शहडोल नामक स्थान है, यहाँ पर बाल सागर डैम इस नदी पर बनाया गया है, मल्टीपर्पस डैम है ये। और नॉर्थ से ईस्ट और वापस ईस्ट से वापस ये नॉर्थ में बहती है और वापस इसकी जो दिशा हो जाती है वो पूर्व की तरफ हो जाती है। इस पूर्व की तरफ ये जब नदी जैसे ही होती है, इस नदी में वापस इससे 3 सहायक नदियां निकल कर मिलती हैं जो छत्तीसगढ़ से आती हैं, तीनों की तीनों। देखिए यहाँ पर आपका पूरी जो मेघालय श्रेणी है वो है, छत्तीसगढ़ से ही आपकी एक नदी निकलती है बनास, जो साउथ से निकल के नॉर्थ डायरेक्शन में सोन से मिलती है। दूसरी आपकी आती है गोपाल नदी, तीसरी आपकी बह के आती है रिहान नदी। और इस तरीके से ये नदी सोन नदी है वो इन सहायक नदियों के साथ आगे बढ़ती है और यहाँ पर 3 राज्यों का बॉर्डर जंक्शन बनता है इस नदी पर। एक तरफ आपका झारखंड राज्य आता है, एक तरफ हमारा यूपी आता है और एक तरफ हमारा बिहार आता है। और इन तीनों राज्यों की सीमा ये नदी सोन बनाती है और जैसे ही ये सीमा बनाती है ये थोड़ा सा आपका झारखंड में बहती है। यहाँ पर इससे जो यहाँ पर इससे कोयल नदी आकर मिलती है जो झारखंड एमपी और छत्तीसगढ़ तीनों का बॉर्डर बनाती है और आगे ये आपकी सोन नदी में मिल जाती है। और उसके पश्चात इन तीनों राज्यों का बॉर्डर बनाते हुए ये नदी आपकी प्रवेश करती है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर प्रवेश करके जो नदी है वो आपकी उत्तर की तरफ बहते हुए आगे जो पटना राजधानी है बिहार की, वहां जाके ये गंगा नदी से ये नदी है वो मिल जाती है। ठीक है, देखिए यमुना हमारी यहाँ मिली थी, कहाँ पर, प्रयागराज में।
सोन नदी हमारी मिलती है पटना में, ठीक है। ये आप देखिए सोन नदी का पूरा रास्ता, पहले ये साउथ से उत्पन्न होकर नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, फिर ये वेस्ट में बहती है, फिर ये नॉर्थ में बहती है, फिर आपकी ये बहती है ईस्ट में, और ईस्ट में बहते हुए वापस ईस्ट, इसका जो रास्ता है वो नॉर्थ होता है, और अंत में पटना में आके ये गंगा नदी से मिल जाती है। चौथी जो आपकी प्रमुख नदी है वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी की उत्पत्ति जो हुई है वो झारखंड राज्य का जो चांडवा एक विलेज है उसमें, झारखंड राज्य का चाहेतर जिला है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। चाहेतर जिले से ये पूर्व की तरफ, पूर्व डायरेक्शन में झारखंड को लगभग दो समान भागों में बहती हुई ये दामोदर नदी बहती है। यहाँ पर बोकारो में यहाँ डैम बनाया गया है इस नदी पर, दामोदर पर, और उसके पश्चात ये कम से कम 35 किलोमीटर का बॉर्डर पश्चिम बंगाल के साथ ये नदी मिलाती है। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी से आपके पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है। और मुख्य रूप से जो आसनसोल, दुर्गापुर और बर्धमान, ये तीनों जो जिले हैं, इनसे क्रॉस होती हुई ये नदी है वो कोलकाता और हल्दिया में आके आपकी गंगा नदी के साथ है वो मिल जाती है। तो इस तरीके से आपकी जो चार महत्वपूर्ण नदियां हैं, यमुना, उसके पश्चात हमने बात करी सोन नदी की, और चौथी हमने बात करी दामोदर नदी की। देखिए जो दामोदर नदी का जो उद्गम है वो आपका छोटा नागपुर का जो पठार है वहां से इसकी उत्पत्ति हो रही है, और ये नदी अरीय प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है दामोदर नदी, और जो झारखंड राज्य है उसको दो समान भागों में बांटने का काम करती है। जिस तरीके से गंगा नदी बिहार राज्य को दो समान भागों में बांटती है, बिहार के बीचों बीच होके गंगा नदी बहती है, इसी के तरीके से दामोदर भी न केवल आपका झारखंड अपितु जो पश्चिम बंगाल है उसको भी दो भागों में बांटने का ये काम है वो करती है। और इन्हीं पे जो भारत के बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं जो वेस्ट बंगाल में हैं, विशेष करके आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, इन्हीं नदियों, इसी नदी से ये जो लौह इस्पात संयंत्र हैं, लौह इस्पात जो आपकी इकाइयां हैं, ये जल की प्राप्ति है वो करती हैं। तो आज हमने गंगा नदी अपवाह के राइट साइड में बहने वाली जो नदियां हैं उसके बारे में चर्चा करी। कल हम देखेंगे गंगा नदी के लेफ्ट से आने वाली उसकी जो सहायक नदियां है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।